नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप इस समय घर में रहते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। आज मैं आप सभी के लिए इतिहास के गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब आइए इसका अवलोकन करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि मौर्योत्तर काल की समाप्ति के पश्चात भारत में गुप्त काल का इतिहास प्रारंभ हो गया। गुप्तों के जन्म और उनके मूल निवास के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। गुप्त लोग संभवतः वैष्णव वर्ण से संबंधित थे, किंतु तमाम गुप्तों ने अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया था। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। बालादित्य व भानुगुप्त ने भी अपनी बहनों का विवाह ब्राह्मणों से ही किया था। इससे स्पष्ट आभास होता है कि गुप्त शासक ब्राह्मण जात के थे। तो इसे निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन तमाम ऐसे प्रमाणों से पता चलता है कि गुप्त ब्राह्मण थे। दोस्तों, आइए हम अपने प्रश्नों के माध्यम से गुप्त काल के विषय में आपको बताते हैं। गुप्त काल 319 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी भाग 1 में देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन हमारे हैं: ए चंद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी रामगुप्त और डी घटोत्कच। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, श्रीगुप्त। दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो यहाँ हमारे 4 विकल्प हैं: ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो ऑप्शन यहाँ हमारा बी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी महत्ता सूचित करने के लिए उसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, गुप्त संवत 319 ईस्वी से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त और डी है कुमारगुप्त। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? ए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, बी डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, सी डॉक्टर एस.सी. राय चौधरी, डी डॉक्टर के.पी. जायसवाल। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ। दोस्तों, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि। ऑप्शन ए है हरिसेन, बी है नागसेन, सी है कालिदास और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, हरिसेन। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका अभी हमने आपको प्रश्न 5 में उत्तर बताया था, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही है, हरिसेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। ए है फाहियान, बी है वेनसांग, सी है हरिसेन और डी है भास। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, हरिसेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन ए हैं समुद्रगुप्त को, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी है स्कंदगुप्त को और डी है कुमारगुप्त को। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, समुद्रगुप्त को। दोस्तों हम बता दें कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। वह कभी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता को देखकर विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त और डी है अशोक। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासक रहा। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी है अशोक और डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों हम आपको बता दें कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और डी कनिष्क। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए शकों के उन्मूलन के बाद, बी अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, सी अपने विवाह के बाद, डी उपर्युक्त सभी के बाद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। अपनी इसी उपलब्धि के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त की एक अन्य उपाधि
सकारी भी है, उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ए समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है स्कंदगुप्त, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं तमाम पिछले प्रश्नों में भी अच्छे से आपको समझा रहा हूं और आपको आ भी रहा है, लेकिन आप प्रश्नों को परीक्षा हाल में गलत कर देते हैं, इसलिए आप अच्छे से इन्हें याद कर लें। इस प्रश्न का उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही वह एक शासक है जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंशों से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया? ए है नागवंश, बी है वाकाटक वंश, सी है कदम्ब राजवंश और डी है लिच्छवी राजवंश। यहाँ पर दिया ऑप्शन हमारा डी सही है, लिच्छवी राजवंश। दोस्तों हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिच्छवी राजवंश से संबंध स्थापित नहीं किया था। लिच्छवी राजवंश के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। उसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों हम बता दें कि दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ए है अमर सिंह, बी है बेताल भट्ट, सी है छपड़क और डी है नागार्जुन। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, नागार्जुन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, वाराह मिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि जैसे विद्वान थे। ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसका जन्म चीन के उनयांग नामक स्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, फाहियान किसके शासक काल में भारत आया? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त और डी समुद्रगुप्त द्वितीय। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक रहा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।
इसके राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। मुद्रा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं? ए कनिष्क, बी हुविस्क, सी समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, स्कंदगुप्त। दोस्तों हम आपको बता दें कि स्कंदगुप्त के पूर्व के गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों के मानकों के अनुरूप थे। स्कंदगुप्त के समय से हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट मिलने लगती है, जिससे मुद्राओं का वजन बढ़ता गया। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का वजन 144 ग्रेन था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्य काल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? ए है मथुरा, बी है भितरी, सी है जूनागढ़ और डी है सांची। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है, भितरी। भितरी स्तंभलेख जो कि वर्तमान गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन यहाँ मिलता है। हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जात थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, जिसमें हूण पराजित हुए। यूए राय के अनुसार इसका नेता हुस्नेवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है गुप्त, बी है मौर्य, सी है पलाश और डी है सेना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गुप्त कालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? ए है देवगढ़ में, बी है तिगवा में, सी है भीतर गांव में और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन ए सही है, देवगढ़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? ए है कालिदास का मालविकाग्निमितम, बी है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सी है बाण भट्ट की कादम्बरी और डी है कल्हड़ की राज तरंगिणी। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, बाण भट्ट की कादम्बरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नारद स्मृति, बी है पराशर स्मृति, सी है याज्ञवल्क्य स्मृति और डी है मनु स्मृति। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, याज्ञवल्क्य स्मृति। दोस्तों कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि गुप्तोत्तर काल की ओशनस स्मृति में एक जात के रूप में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, एक जात के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, ओशनम स्मृति में, सी है नारद स्मृति में और डी है पराशर स्मृति में। हमारा ऑप्शन जो सही है वो है डी, ओशनम स्मृति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? ए है मौर्य युग, बी है कुषाण युग, सी है गुप्त युग और डी है सातवाहन युग। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, गुप्त युग। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि गुप्त सम्राटों के शासनकाल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में
अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा हिंदू संस्कृत अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चौमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा। इसी काल को क्लासिकल युग अथवा भारत का पेरिक्लीज युग आदि नामों से भी जाना जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए है वाणिज्य एवं व्यवसाय में प्रगति के कारण, बी है कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण, सी है तकनीकी प्रगति के कारण, डी है सार्वभौम सत्ता के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लगे इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए हमने प्रश्नों को भी दिया है और जानने की जिज्ञासा भी है कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। इन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे हमें पता चल सके और आपके लिए हम समय समय पर निःशुल्क वीडियो बनाते रहें जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? और प्रश्न 2 है, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं? तो दोस्तों आज का वीडियो हमें समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हम शीघ्र ही आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करेंगे, बेल आइकन की घंटी भी दबा लेंगे जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।